Hello students, I am Pooja and welcome back to your own YouTube channel आशीष तिवारी। आज का वीडियो इंग्लिश फ्लुएंसी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एग्जाम फोकस्ड वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स जिनके डायरेक्टली आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमने कोई रैंडमली नहीं उठाए हैं, बल्कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशन के बेसिस पर इन्हें केयरफुली सिलेक्ट किया गया है। अगर आपने ये 10 क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया तो मान लो आपका 80 to 90% पेपर यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड ओनली इस वीडियो से आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में। आपको और किसी वीडियो की नीड नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज मैनी मोर वीडियोज़ आर कमिंग योर वे। और हाँ, इस वीडियो में आप सबके लिए एक स्पेशल गिव अवे ऑफर भी है। वीडियो के बीच में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सबसे सही जवाब देगा उन 3 लकी विनर्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर्स निकलते ही इन्हें तुरंत अनाउंस किया जाएगा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पर, तो मेक श्योर आप वहाँ पर जाकर उन्हें चेकआउट कर लें। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि गिव अवे का क्वेश्चन किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर्स फ्री हैं। आपके लिए 100% फ्री वीडियो सीरीज़ है, लेकिन अगर आपको इन्हीं वीडियोज़ के वेल ऑर्गेनाइज नोट्स चाहिए तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। प्राइस भी काफ़ी स्टूडेंट फ्रेंडली रहेगा, ठीक है। वेबसाइट से आपको लिंक से आपको वेबसाइट पर जाना है और वहाँ से आप जो है नोट्स को ओनली 50 रुपीज़ में परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश फ्लुएंसी बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। इसके अंदर बेसिकली आपको लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, यही सब करना होता है। पैराग्राफ भी। राइट अ पैराग्राफ ऑन योर ड्रीम जॉब। राइट अ पैराग्राफ ऑन राइजिंग लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन अर्बन सिटीज़। देखो, अभी हम पहले पैराग्राफ राइटिंग के बारे में कुछ मेन चीज़ें समझ लेते हैं, ठीक है। एक तो सबसे पहला पॉइंट है, एक मेन आइडिया आपके दिमाग में रहना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं और नीचे आते आते ग्लोबलाइजेशन पे आ जाते हैं। आपका सेंट्रल टॉपिक एक रहेगा, दैट इज़ पोल्यूशन। पोल्यूशन के सब्जेक्ट के अलावा आपके पैराग्राफ के अंदर एक भी इधर उधर की लाइन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड इज़, आपको जो है टॉपिक सेंटेंस से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। जो पहली सेंटेंस होती है वो हमेशा मेन आइडिया को क्लियरली रिप्रेजेंट करे, पोल्यूशन को ही रिप्रेजेंट करे। नेक्स्ट इज ऐड सपोर्टिंग डिटेल्स, ठीक है। यू शुड ऐड सम सपोर्टिंग डिटेल्स रिगार्डिंग द आइडिया यू आर राइटिंग द पैराग्राफ अबाउट, ओके। फिर आता है आपको यूनिटी मेंटेन करके रखनी होगी, यानी कि हर एक सेंटेंस जो है वो मेन आइडिया से ही रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। फिर एक लॉजिकल ऑर्डर होता है, ठीक है। देखो, स्टोरी के हिसाब से चलता है। पहले राजा होता है, रानी आती है, फिर उनके दोनों की लड़ाई होती है, लड़ाई के बाद उनकी सुलह होती है, सुलह के बाद हमेशा खुशी रहते हैं, राइट। तो ये स्टोरी का एक पैटर्न हो गया। बिल्कुल वैसे ही पैराग्राफ का भी एक पैटर्न होता है, ठीक है। आप शुरुआत करेंगे कि अर्बन एरियाज़ के अंदर कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, फिर आप स्टेटिस्टिक्स पर आएंगे, इस शहर के अंदर हर महीने इतना पोल्यूशन होता है, यहाँ पर आ गए। फिर आप जो है उसके सॉल्यूशंस बताएंगे, फिर आप मतलब कि चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक लाइन आप बी की लिख रहे हो कि पोल्यूशन कितना ज़्यादा हानिकारक होता है, फिर अगली में लिख रहे हो कि पोल्यूशन से 2 लोग मर गए। भाई, उसके बीच में कुछ कॉन्टेक्स्ट भी तो आपको देना होगा ना। बस आप बेसिकली आपको ना ये समझ के चलना है कि आप जो पढ़ने वाला पर्सन है, जो आपका टीचर है, उसको पैराग्राफ पता ही नहीं क्या होता है, और आप जो टॉपिक लिख रहे हो उसके बारे में वो बिल्कुल नहीं जानते, और आपको वो चीज़ ध्यान में रख के पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं कि गलती करते हैं, पैराग्राफ में काफ़ी ज़्यादा लाइंस इधर उधर की लिख देते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है आपने, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, लिंकिंग वर्ड्स यूज़ करने हैं, जैसे हाउएवर, देयरफॉर, मोरएवर, फॉर एग्जांपल, फर्स्टली, ठीक है। ये जो कुछ जो लिंकिंग वर्ड्स है ना, ये ज़रूर यूज़ करना होता है। यहाँ से आपका जो पैराग्राफ है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, ठीक है, और उसे पढ़ने में भी मज़ा आता है। और पहले एक क्लियर और कंसाइज आपने रहना है, सिंपल और प्रिसाइज लैंग्वेज यूज़ करनी है। ऐसा नहीं है कि आप एक नया ही वर्ड लिख रहे हो, ठीक है, बिल्कुल ही नया नहीं, ऐसा कुछ ऐसा सिंपल सा जो आपके एक्सेप्टेबल भी हो और पढ़ने वाले को भी समझ आए अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट इज, आपको जो है एक कोहेरेंस मेंटेन करके रखना है, यानी कि आपको मतलब कि पैराग्राफ से नेचुरली कनेक्ट करके रहना है,
ठीक है, आपको मतलब इस तरीके से आपने पैराग्राफ लिखना है कि उसका एक सेंस बने, कि हमें पता हो वो किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। ग्रामर और पंक्चुएशन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अंग्रेजी का पेपर दे रहे हो, इन चीज़ों में गलती एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक है, और कंक्लूडिंग सेंटेंस के साथ आपको जो है पैराग्राफ एंड करना होता है। ठीक है, तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे। अब हम जो है जानते हैं पैराग्राफ। ड्रीम जॉब, देखो मैं स्टार्ट कैसे करेंगे। हर किसी की एक ड्रीम जॉब होती है जो उन्हें खुशी देती है और पर्पस देती है लाइफ में। ये हमने एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया कि हमने ड्रीम जॉब मेन आइडिया लिया था। तो हर किसी के ड्रीम जॉब होती है जो उन्हें खुशी देती है और पर्पस देती है लाइफ में। मेन आइडिया स्टार्ट हुआ, फिर आप इसी से रिलेटेड पूरा लिखेंगे कि मेरी जॉब टीचर बनना है। टीचर सिर्फ एक इंसान जो लेसन सिखाता है वही नहीं होता, बल्कि वो होता है जो बच्चों को गाइड करता है और उनकी मदद करता है अच्छा इंसान बनने में सिंस चाइल्डहुड। अब देखो, आप जो भी पढ़ोगे ना, वो इट इज़ ऑलवेज उस हर एक सेंटेंस का कंक्लूजन ड्रीम जॉब पर ही आके निकलेगा। Since childhood, I have admired teachers because they share knowledge, inspiration students to work hard. Teaching is a noble profession and it plays an important role in building the future of society. A good teacher shapes young minds and give students confidence to achieve their goals. This is why becoming a teacher is my dream job. Okay? The first reason कि मैं क्यों टीचर बनना चाहता हूँ इज़ दैट आई इन्जॉय हेल्पिंग अदर्स। मुझे दूसरों को नई चीज़ें सिखाने में मज़ा आता है। नॉलेज और भी ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाती है जब आप उसको दूसरों के साथ शेयर करते हैं। एक टीचर एक्सप्लेन करता है मुश्किल टॉपिक्स को आसान भाषा के अंदर एंड स्टूडेंट्स को क्लास के अंदर कंफर्टेबल फील कराता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नर्वस फील होता है पढ़ते वक्त, और एक केयरिंग टीचर हमेशा उस डर को हटा देता है। मैं इस तरीके से पढ़ाना चाहती हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्हें इंटरेस्टिंग और एक्साइटेड लगे कोई भी चीज़ याद करने में, मेरे साथ पढ़ने में। जब एक स्टूडेंट एक अच्छे से लेसन समझ जाता है और उसे अच्छे से परफॉर्म करता है तो टीचर के लिए वो बहुत खुशी की बात होती है। मेरे लिए ये जो फीलिंग है दूसरों की मदद करने वाला, ये बहुत स्पेशल है। एक और रीज़न ये है कि टीचर जो है वो रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सिखाता भी है और वो अचीव भी करता है। टीचर्स को रिस्पेक्ट मिलती है क्योंकि वो बच्चों को गाइड करते हैं, ज़िंदगी के लिए प्रिपेयर करते हैं। वो सिर्फ किताबें ही नहीं सिखाते बल्कि ऑनेस्टी, काइंडनेस, कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन भी सिखाते हैं। एक टीचर एक स्टूडेंट की जर्नी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। बहुत सारे सालों बाद भी स्टूडेंट अपने टीचर्स को याद रखते हैं लव और ग्रैटिट्यूड से। आई फील प्राउड, मुझे बहुत प्राउड होता है सोचकर कि एक दिन मैं भी ऐसा कोई इंसान बनूंगा जो दूसरों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा। दिस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स द प्रोफेशन मीनिंगफुल एंड वैल्यूएबल। ठीक है, तो टीचिंग जो है वो एक पर्सन को अलाउ करती है कि वो सीखता रहे थ्रू आउट देयर लाइफ। टीचर किताबें भी पढ़ता है, नए मेथड्स भी सीखता है और अपनी नॉलेज डेली इंप्रूव करता है ताकि बच्चों के साथ अप टू डेट रह सके। एजुकेशन बदलती रहती है तो टीचर्स को भी अपडेटेड रहना पड़ता है। ये जो कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है ये स्टूडेंट्स को एक्टिव और फ्रेश रखता है टीचर के माइंड को। आई लाइक रीडिंग, मुझे रीडिंग करना पसंद है, नए आइडियाज़ लर्न करना पसंद है। सो दिस प्रोफेशन सूट्स माई नेचर। मेरा मानना है कि जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट से सीखता है। जितना एक टीचर स्टूडेंट से सीखता है उतना ही स्टूडेंट भी अपने टीचर से, उल्टा बोल दिया, जितना एक स्टूडेंट अपने टीचर से सीखता है उतना ही एक टीचर भी अपने स्टूडेंट से सीखता है। ये एक्सचेंज ऑफ आइडिया जो है ये टीचिंग को इंटरेस्टिंग और एंजॉयबल बनाते हैं। मेरा ड्रीम जो है वो सर्विंग सोसाइटी का है कि मैं सोसाइटी को सर्व करना चाहती हूँ। एजुकेशन जो है वो ज़िंदगियाँ बदल सकती है, इग्नोरेंस को रिमूव कर सकती है। एक अच्छा टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज करेगा, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, और उनकी मदद करेगा खुद पे विश्वास करने में। हमारे देश के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को आज सपोर्ट और गाइडेंस की ज़रूरत है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, और मैं एक ऐसा टीचर बनना चाहती हूँ जो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करे और उनकी मदद करे ब्राइट फ्यूचर बिल्ड करने में। अगर आई कैन हेल्प अ फ्यू स्टूडेंट्स, अगर मैं सिर्फ कुछ ही बच्चों की मदद कर पाऊँ कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल बनने में, मुझे अपनी ज़िंदगी का जो काम है वो करने में प्राउड फील होगा। इन सभी रीजंस की वजह से टीचिंग मेरी ड्रीम जॉब है। ये रिस्पेक्ट, हैप्पीनेस देती है एंड द चांस टू हेल्प अदर्स। इट ऑल्सो हेल्प्स सोसाइटी ग्रो स्ट्रॉन्गर थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन की मदद से वो सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग भी करता है। मुझे पता है बिकमिंग अ गुड टीचर्स रिक्वायर पेशेंस, नॉलेज, हार्ड वर्क, बट आई एम रेडी फॉर दैट चैलेंज। आई बिलीव दैट विद डेडिकेशन एंड ऑनेस्टी आई कैन अचीव दिस ड्रीम। मेरी ड्रीम जॉब सिर्फ एक लिविंग अर्न करना नहीं बल्कि एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन करना है दूसरों की ज़िंदगी में। राइजिंग लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन पर आते हैं। देखो, एक चीज़ आपने नोटिस की, जो हमारा ये ड्रीम जॉब के ऊपर पैराग्राफ थी कि काफ़ी बड़ा था। ठीक है, अब मैं आपको इंसाइट्स दे देती हूँ। देखो, कम से कम 3 पेज का लिखना, ठीक है, जिसके अंदर 5 पैराग्राफ होंगे। ठीक है,
पहले के अंदर इंट्रोडक्शन दो कि भाई ये मेरा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। आपकी ड्रीम जॉब क्या है, आप ये ड्रीम जॉब क्यों करना चाहते हो, इस ड्रीम जॉब से आपका क्या फ़ायदा होगा, और अल्टीमेटली आपकी इस ड्रीम जॉब से सोसाइटी का क्या फ़ायदा होगा। जब आप अपनी पैराग्राफ को 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो आपके लिए लिखना भी आसान हो जाएगा और आप जो है इसको बहुत ही अच्छे से और लिख पाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो, जब आप मतलब कि स्कैटर्ड होते हो, आपको नहीं पता आप क्या लिख रहे हो, तो आप कुछ भी लिख के आ जाते हो और वही जो है एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों के लिए। तो 5 पार्ट्स में अपने पैराग्राफ को डिवाइड करो, अच्छे से समझो और फिर उसी चीज़ को आप लिख दो, ठीक है। यस, मूविंग ऑन, राइजिंग लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन आज के टाइम पे शहरों में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो राइजिंग लेवल है पोल्यूशन का, वो एनवायरनमेंट को और ह्यूमन हेल्थ को दोनों को ख़राब कर रहा है। सिटीज़ बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रही है। विद दिस ग्रोथ द नंबर ऑफ व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन वर्क्स ऑल्सो इज़ इंक्रीजिंग। ये जो एक्टिविटीज़ है, यहाँ से हार्मफुल गैसेज और डस्ट जाता है एयर में, और इसी वजह से हमारे शहरों की जो हवा है वो अनसेफ हो जाती है सांस लेने के लिए। क्लीन एयर हेल्दी लाइफ के लिए ज़रूरी है, लेकिन आज बहुत सारे लोग जो है शहरों में रह रहे हो, वो पोल्यूटेड एयर को रोज़ रोज़ ब्रीथ कर रहे हैं। ये जो इशू है, इसे अर्जेंट अटेंशन की ज़रूरत है, क्योंकि ये हम सबको अफेक्ट कर रही है, ये हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रही है। एक सबसे बड़ा रीज़न एयर पोल्यूशन का है, दैट इज़ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड। कार्स, बसेस, ट्रक्स, बाइक्स, ये सब जो है स्मोक और हार्मफुल गैसेज छोड़ती हैं। ट्रैफिक जैम जो है या सबसे बड़ी प्रॉब्लम वर्स कर देता है, क्योंकि व्हीकल्स बहुत लंबे समय तक रोड पर रहते हैं और पोल्यूशन छोड़ते रहते हैं। बड़े शहरों में ये एक बहुत कॉमन हो गया है ट्रैफिक में फंसना। लोग डेली वर्क और स्टडीज़ के लिए ट्रैवल करते हैं और रोड हमेशा क्राउडेड रहता है। पोल्यूशन बढ़ेगा यहाँ से और एयर जो है और भी ज़्यादा डर्टी हो जाएगी। जो स्मोक आती है व्हीकल से, वो एक ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट अनहेल्दी हो जाता है। इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोज है एयर पोल्यूशन का। बहुत सारी फैक्ट्रीज़ स्मोक और केमिकल्स रिलीज़ करती है एयर में, और कंस्ट्रक्शन वर्क भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट और हार्मफुल पार्टिकल्स छोड़ता है। अर्बन डेवलपमेंट ज़रूरी तो है, लेकिन बिना प्रॉपर कंट्रोल के वो एनवायरनमेंट को हार्म कर सकता है। ट्रीज़ को ज़्यादातर कट डाउन किया जाता है बिल्डिंग्स और रोड्स के लिए। बहुत कम ट्रीज़ ऐसी होती हैं जो फ्रेश ऑक्सीजन, मतलब फ्यूअर ट्रीज़, यानी कि कम ट्रीज़ है तो कम ऑक्सीजन होगा और कम नेचुरल हवा होगा। यहाँ से इम्बैलेंस रहेगा नेचर, और नेचर के अंदर इम्बैलेंस होगा और एयर पोल्यूशन बढ़ जाएगा। एयर पोल्यूशन से सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। बहुत सारे लोगों को सफ़र करना पड़ता है। कफ, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, एज़मा, आई इरिटेशन। खासकर चिल्ड्रन और एल्डरली पीपल को ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं पॉल्यूटेड एयर से, ठीक है। कभी कभी पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोगों को घर पे रहने के लिए स्टे करने को बोला जाता है। ये दिखाता है कि कितना ज़्यादा डेंजरस से हमारा सिचुएशन हो गया है। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ पोल्यूशन जो है वो मेंटल पीस को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि डर्टी एयर डिस्कम्फर्ट लाती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब करती है। ये जो प्रॉब्लम है ये कम की जाती है अगर लोग और गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनकरेज किया जाना चाहिए और कम प्राइवेट व्हीकल्स का इस्तेमाल हो। इंडस्ट्रीज़ को पोल्यूशन कंट्रोल रूल्स फॉलो करना चाहिए और बहुत सारी ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए शहरों में, ताकि वो क्लीन एयर ला सके। पीपल शुड ऑल्सो अवॉइड बर्निंग वेस्ट। उनको वेस्ट नहीं जलाना चाहिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड्स यूज़ करना चाहिए डेली लाइफ में। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे छोटे सबके एफर्ट्स मिला के एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। इन कंक्लूजन, राइजिंग एयर पोल्यूशन जो शहरों में हो रहा है, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है मॉडर्न लाइफ में। ये व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, रैपिड अर्बन ग्रोथ की वजह से होता है। ये हेल्थ के साथ साथ हमारे एनवायरनमेंट को भी डैमेज कर रहा है। हाउएवर, विद प्रॉपर प्लानिंग एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ये जो प्रॉब्लम है इसे कंट्रोल किया जा सकता है। क्लीन एयर नेसेसरी है हर इंसान के लिए, एंड प्रोटेक्टिंग इट शुड बी आवर कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम आज एक्ट करेंगे तो हमारी सिटीज़ जो है क्लीनर, हेल्दियर और सेफर हो जाएंगी फ्यूचर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट अ डायरी एंट्री ऑन एन एक्सीडेंट यू विटनेस्ड ऑन योर वे टू कॉलेज। डायरी एंट्री देखो क्या होता है, रात को जो आप देखो डायरी एंट्री वो होता है भी आप एक दिन में अपने पूरे एक्सपीरियंस के बारे में कुछ लिखते हो, ठीक है, अपनी पर्सनल फीलिंग्स को लिखते हो, तो वो सब डायरी एंट्री होती है। आपने एक नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है, हाउएवर आपको पता चला कि पीस डिफेक्टिव है। आप स्टोर के पास जाते उसे रिप्लेस करवाते हैं और आपको इसके बारे में एक डायरी एंट्री लिखनी है, ठीक है। तो 30 मई 2026 सैटरडे 9:30 PM, डियर डायरी, टुडे, आज एक बहुत ही अनयूजुअल डे था। देखो जो फॉर्मेट कैसा रहेगा, पहले डेट आएगा, डे, टाइम और फिर डियर डायरी,
ठीक है, इतना ही होगा, इसका कोई मुश्किल फॉर्मेट नहीं है। फिर हो जाओ शुरू, इंट्रोडक्शन दो। आज बहुत ही अनयूजुअल और मेमोरेबल डे था मेरे लिए। मैं सुबह कॉलेज के लिए निकली द अदर डे थिंकिंग इट वुड बी नॉर्मल एंड पीसफुल, बट कुछ अलग हुआ और मेरा मूड बिल्कुल बदल गया। मुझे वरीड, नर्वस फील हुआ और मुझे ये भी पता चला कि समथिंग इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एक्सपीरियंस, मुझे इस एक्सपीरियंस से कुछ इम्पॉर्टेंट भी सीख मिली। इवन आफ्टर कमिंग बैक होम, घर आने के बाद भी मैं उसी चीज़ के बारे में बार बार सोच रही हूँ जो हुआ था। कॉलेज जाते वक्त रोड बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड था व्हीकल्स और पीपल को लेकर, हर कोई बिजी था और जल्दी जल्दी में था। सडनली मैंने एक डिस्टर्बिंग इंसिडेंट मार्केट एरिया के आसपास नोटिस किया। एक यंग मैन जो कि स्कूटर पर राइड कर रहा था, उसने अपना बैलेंस खो दिया और अनदर व्हीकल केम टू फास्ट फ्रॉम द ऑपोजिट साइड्स। सेकेंड्स के अंदर ही एक एक्सीडेंट हो गया। लोग इमीडिएटली गैदर हो गए, इकट्ठे हो गए। कुछों ने उसे खड़ा होने में मदद की, दूसरे मेडिकल हेल्प बुला रहे थे। एक पेनफुल एक्सपीरियंस था देखना कि समवन इंजर्ड इन फ्रंट ऑफ माई आइज। कुछ पल के लिए तो मैं शॉक हो गई एंड स्केयर्ड बिकॉज सच इंसिडेंट्स रिमाइंड अस हाउ अनसर्टेन लाइफ कैन बी। आई स्टेड देयर फॉर सम टाइम। मैं वहाँ पर खड़ी रही एंड मैंने प्रे किया, मैंने प्रार्थना किया कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ये जो सीन है मेरे दिमाग में पूरे दिन चलता रहा। दोपहर में मैं मोबाइल स्टोर पर गई क्योंकि मैंने रिसेंटली एक नया फ़ोन ख़रीदा था और उसे डिफेक्टिव वो निकला। द स्पीकर वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। स्पीकर अच्छे से काम नहीं कर रहा था और बैटरी भी काफ़ी जल्दी ड्रेन हो जा रही थी। स्टार्टिंग में मैं वरीड थी क्योंकि मुझे लगा कि शॉपकीपर ने जो है वो मना कर देगा रिप्लेस करने के लिए, बट मैं वहाँ पर फिर भी गई और मैंने पोलाइटली एक प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया। स्टोर कीपर ने फ़ोन को केयरफुली चेक किया, उसने मुझसे कुछ सवाल पूछे और कंफर्म किया कि पीस के अंदर डिफेक्ट है। थैंकफुली उन्होंने एग्री किया उसको रिप्लेस करने के लिए और मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलीव्ड और खुशी फील हुई। ये जो एक्सपीरियंस है इसने मुझे सिखाया कि हमें हमेशा काम रहना चाहिए और कॉन्फिडेंटली बोलना चाहिए जब भी हमें कोई दिक्कत हो रही हो। तो ये जो इंसिडेंट्स हैं आज, इन्होंने मुझे बहुत ही डीपली सोचने के अंदर मजबूर कर दिया। बहुत ही डीपली मैंने सोचा इनके बारे में। एक्सीडेंट से मुझे याद आया कि एक्सीडेंट से मैंने सीखा कि रोड सेफ्टी कितना ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है ड्राइव करते वक्त ध्यान रखना। एक छोटी सी गलती भी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकती है सेकंड्स के अंदर। मोबाइल फ़ोन इशू ने मुझे सिखाया कि चीज़ों को हमेशा ध्यान से चेक करना चाहिए और कुछ भी बोलने से पहले हेजिटेट नहीं करना चाहिए जब आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो। हर एक जो एक्सपीरियंस है, अच्छा हो चाहे बुरा हो, हमें सिखाता है कुछ वैल्यूएबल। बाय द एंड ऑफ द डे मुझे टायर्ड फील हुआ बट मैं अभी भी थॉटफुल थी। ठीक है, ये कोई भी ऑर्डिनरी आम दिन नहीं था। मुझे श्योर है कि मैं इसे बहुत लंबे समय तक याद रखूँगी। ज़िंदगी हमें लेसन्स देती है अनएक्सपेक्टेड वेज के अंदर, एंड आई होप टुमारो पीसफुल हो और सबके लिए अच्छा हो। गुड नाइट डायरी। ठीक है, कितना आसान है, राइट? You got a lucky chance to meet your favorite sports star and play a few rhymes with them. Write a diary entry describing your experience in 300 to 400 words. Again diary entry लिखनी है, ठीक है? Write a diary entry meeting your favorite actor, singer, spending some time with them. चलिए भाई, आज पहले तारीख लिखो, समय लिखो और फिर डियर डायरी लिखो। आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बढ़िया दिन था, अनफॉरगेटेबल डेज ऑफ माई लाइफ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि एवरीथिंग रियली हैपेंड। मुझे एक लकी चांस मिला अपने फेवरेट स्टार से मिलने का, जिन्हें मैं बहुत सालों से एडमायर करता हूँ। मैंने हमेशा इस पर्सन को टेलीविज़न, सोशल मीडिया और इंटरव्यूज़ में देखा है, लेकिन आज मैं उन्हें असली ज़िंदगी में मिला एंड उनके साथ कुछ मेमोरेबल टाइम भी मिला, जो है स्पेंड किया। ऐसे लग रहा था जैसे सपना पूरा हो गया। दोपहर में मैं एक स्पेशल इवेंट में गया जो सिटी के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ था। मैं एक्साइटेड था, बट मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मुझे अपने फेवरेट स्टार से पर्सनली मिलने का मौका मिलेगा। जब वो आए तो सभी चेयरफुल और एनर्जेटिक हो गए। पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर बदल गया। मेरा दिल जो है मतलब कि बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, क्योंकि आई कुड हार्डली बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस पर्सन को मैं कभी टीवी में देखता हूँ उसे मैं आज रियल लाइफ में देख रहा हूँ। वो कॉन्फिडेंट, सिंपल और चेयरफुल लग रहे थे। उनकी स्माइल जो है सबको कंफर्टेबल फील करा रही थी। कुछ समय के बाद मुझे मौका मिला उनसे बात करने का। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था पहले तो, लेकिन मुझसे सही शब्द जो है वो नहीं मिल पाए। लेकिन उन्होंने मुझे फिर भी काइंडली ग्रीट किया और मुझे रिलैक्स फील कराया। उन्होंने बहुत ही पोलाइटली मुझसे बात की और बहुत ही ध्यान से सुना मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने उन्हें बताया कि मैं उनका टैलेंट कितना ज़्यादा एडमायर करता हूँ, उनके हार्डवर्क और डेडिकेशन को। उन्होंने मुझे थैंक यू बोला, एक वार्म स्माइल दी और एनकरेज किया कि मैं अपने सपनों के लिए मेहनत करूँ। उनके जो वर्ड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन और इंस्पायरिंग थे।
सबसे एक्साइटिंग पार्ट इस दिन का था वॉज हाउ स्पेंडिंग अ फ्यू स्पेशल मोमेंट्स टुगेदर। हमने ज़िंदगी, सक्सेस, डिसिप्लिन और इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेइंग फोकस्ड के बारे में कुछ बात की। मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज था कि वो कितने ज़्यादा हम्बल हैं और डाउन टू अर्थ हैं डिस्पाइट बीइंग सो फेमस। उन्होंने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए कि कैसे वो स्ट्रगल करते थे अपने मुश्किल के दिनों में सक्सेस होने से पहले। उनकी जो जर्नी है उन्होंने मुझे डीपली मोटिवेट किया और यहाँ से मुझे समझ आया कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट के बारे में ही नहीं बल्कि पेशेंस और कंटिन्यूस एफर्ट से भी होती है। हमने कुछ फ़ोटोज़ खींचे साथ में, मुझे ऑटोग्राफ मिला और यहाँ से मेरा जो मोमेंट है बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। दैट मोमेंट मेड मी एक्सट्रीमली हैप्पी। मैं चाहता था कि समय रुक जाए क्योंकि आई डिड नॉट वॉन्ट द एक्सपीरियंस टू एंड बीइंग सो क्लोज टू समवन आई एडमायर सो मच फेल्ट अनबिलीवेबल। मैं स्माइल करता रहा पूरे समय तक एंड ट्राइड टू रिमेंबर एवरी सिंगल डिटेल। घर आया, परिवार को बताया बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ, वो बहुत खुश थे। अभी भी while writing this diary entry I feel emotional and thankful. Today gave me happiness, confidence, inspiration. It reminded me that dreams can come true when the right opportunity arrives. This day will always remain one of the most precious memories of my life and I will never forget this beautiful experience. Good night diary. ठीक है. Write a blog post on relevance of libraries in the age of internet. आज की इंटरनेट के ज़माने में लाइब्रेरीज़ की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो बताइए। हमें एक ब्लॉग पोस्ट लिखना है ऑन द रोल ऑफ एड टैक कंपनीज इन इंडिया लाइक बायजूस एंड अनअकैडमी इन द करियर्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन। चलिए भाई, पहले आपको सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है, ब्लॉग लिखते वक्त आपको हमेशा अपना नाम पहले लिखना है और फिर डेट लिखना है। ठीक है। आज की मॉडर्न दुनिया में इंटरनेट जो है उसने बहुत सारे बदलाव लाए हैं स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में। ठीक है, एक क्लिक के साथ ही हम जो है किताब हो, नोटबुक, पता नहीं क्या क्या सर्च नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम लाइब्रेरी जो है वो आज भी यूज़फुल है। ठीक है, एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज लाइक बायजूस एंड अनअकैडमी वो भी स्टूडेंट्स की बहुत सारे तरीक़ों में मदद कर रहे हैं। लाइब्रेरीज़ और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गए हैं एजुकेशन का। वो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं नॉलेज गेन करने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए एंड एक अच्छा फ्यूचर बिल्ड करने के लिए। आज की डिजिटल एज में भी उनका एक बहुत बड़ा रोल है और वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। लाइब्रेरीज़ जो है वो हमेशा से जानी जाती है नॉलेज के लिए क्योंकि वो बुक्स प्रोवाइड करती हैं, न्यूज़पेपर, जनरल, स्टडी मटेरियल एक जगह पर। स्टूडेंट्स जो है वो पीसफुली रीड कर पाते हैं एंड यूज़ रिसोर्सेज विदाउट डिस्ट्रैक्शंस। इसी तरह एडटेक कंपनीज जो हैं वो जो पढ़ना है उसे आसान बनाती हैं ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर फ़ोन और लैपटॉप से। स्टूडेंट जो है वो लेसन्स को घर बैठे ही सीख सकते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। ये इजी एक्सेस जो है समय बचाता है और स्टूडेंट्स को और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देता है पढ़ने के लिए। दोनों लाइब्रेरी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो वो स्टूडेंट्स की मदद करते हैं लर्निंग को कंटिन्यू करने में जब वो चाहे। लाइब्रेरी स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती है, यूज़फुल किताबें देती हैं स्कूल सब्जेक्ट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जनरल नॉलेज से रिलेटेड। स्टूडेंट्स जो अपनी रीडिंग हैबिट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, कलेक्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर असाइनमेंट एंड एग्जाम्स। सिमिलरली प्लेटफॉर्म्स लाइक बायजूस, अनअकैडमी ये सब जो है स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं वीडियो लेक्चर, टेस्ट से और एक्सपर्ट टीचिंग से। सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स स्पेशली बेनिफिट बिकॉज दे कैन अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट टॉपिक्स एंड प्रिपेयर वेल फॉर फ्यूचर करियर्स। ठीक है, ये जो रिसोर्सेज है ये स्टूडेंट्स को और भी ज़्यादा सीरियस बनाते हैं एजुकेशन को लेकर और उन्हें एक डायरेक्शन देते हैं अपने गोल तक पहुंचने के लिए। एक लाइब्रेरी जो है वो एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करती है जहाँ पर स्टूडेंट अच्छे से फोकस कर पाता है, शांति से बैठकर पढ़ पाता है, अपनी कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव कर पाता है और डिसिप्लिन बना के रख पाता है। ये एनकरेज करता है पेशेंस को एंड सीरियस लर्निंग। ठीक है, स्टूडेंट्स जो अपने लेसन्स को जितनी देर चाहे उतनी बार रिपीट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं अंटिल दे अंडरस्टैंड क्लियरली। ये जो कॉम्बिनेशन है डिसिप्लिन और फ्लेक्सिबिलिटी का, ये स्टूडेंट्स की मदद करते हैं उन्हें मोटिवेटेड रहने में एंड अकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म करने में। लाइब्रेरी स्टूडेंट्स को सर्च, रीड, अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन इन देयर ओन वे करना सिखाती हैं। ये उनकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को डेवलप करता है और उनकी राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स को भी अच्छा करता है। स्टूडेंट और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन जाते हैं क्योंकि वो सीख जाते हैं थ्रू रीडिंग एंड सेल्फ स्टडी। इसी तरह एडटेक कंपनीज जो वो स्टूडेंट्स को क्विजेज, डाउट सॉल्विंग सेशंस, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज ये सब देती हैं कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बिना किसी डर के और अपनी पेस पे सीख सकते हैं।
ऐसा सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है स्कूल ईयर्स के दौरान, जहाँ पर स्टूडेंट्स जो अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा पार्ट है एजुकेशन का। स्टूडेंट्स को डिजिटल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है आज की बिना ट्रेडिशनल लर्निंग के साथ साथ लाइब्रेरीज भी बदल रही हैं, डिजिटल बुक्स आ रही हैं, कंप्यूटर एक्सेस बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है। एट द सेम टाइम एडटेक कंपनीज जो वो स्मार्ट लर्निंग मेथड्स लेकर आ रही हैं ऑनलाइन क्लासेस एंड इंटरैक्टिव टीचिंग की मदद से। साथ में मिलकर वो एक बैलेंस क्रिएट करते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज और मॉडर्न एजुकेशन में। ये एक फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है आज की तरह, बोथ रिमेन रेलिवेंट एंड इम्पोर्टेंट स्टूडेंट ग्रोथ। टू कंक्लूड, लाइब्रेरी और एजुकेशन टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट की ज़िंदगी में। उन्हें स्ट्रेंथ देता है, पीसफुल लर्निंग देता है, और जो दूसरा है वो स्पीड, टेक्नोलॉजी और फ्लेक्सिबल एजुकेशन ऑफर करता है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली सेकेंडरी स्कूल बोथ आर हाईली वैल्यूएबल स्टडीज़ एंड करियर डेवलपमेंट। इन द एज ऑफ इंटरनेट दे आर नॉट कॉम्पिटिटर्स, वो कॉम्पिटिटर नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग पार्टनर है एजुकेशन में, एंड कंटिन्यू टू शेप अ ब्राइटर फ्यूचर फॉर लर्नर्स। Write a dialogue with your friends, minimum of 10 sets of exchange, where you discuss the government should do to deal with the increasing pollution in study. आपको एक डायलॉग लिखना है 2 फ्रेंड्स के बीच में, जो कि सोशल मीडिया अफेक्ट ऑन स्टूडेंट स्टडीज़ एंड मेंटल हेल्थ पर डिस्कस कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं होता ये, आपको मान लो कि आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो और टॉपिक ये है, बस वो ही ऐसे लिख दो, मैंने ऐसे बोला फिर उसने ऐसे बोला, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं कैसे करना है। रिया किसी अमन से बात कर रही है। रिया कहती है, हेलो अमन, कैसे हो तुम आज? अमन कहता है, हाय रिया, मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन ऑनेस्टली मैं थोड़ा सा वरीड हूँ बहुत सारी चीज़ों को लेकर। रिया भी कहती है, हाँ मैं भी, हमारा पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स जो है बहुत ही ज़्यादा समय बिता रहे हैं सोशल मीडिया पे। अमन कहता है, तुम सही कह रही हो रिया, पोल्यूशन वाकई में बहुत सीरियस इशू हो गया है। एयर क्वालिटी घटती जा रही है और लोग जो है उनको बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हाँ, स्पेशली बच्चे और बूढ़े लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। मुझे लगता है गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने चाहिए पोल्यूशन को कंट्रोल करने में। अमन कहता है, एब्सोल्युटली, सबसे पहले गवर्नमेंट को व्हीकल पोल्यूशन कम करना होगा। बहुत सारे प्राइवेट व्हीकल जो है रोड पे चल रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अच्छा करना होगा ताकि लोग जो है बसेस और मेट्रो को प्रेफर करें। रिया कहती है, वो बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अगर बसेस क्लीन, अफोर्डेबल और समय पर होंगी तो लोग पक्का उन्हें यूज़ करेंगे और यहाँ से ट्रैफिक और पोल्यूशन कम होगा। अमन कहता है, एक और इम्पोर्टेंट स्टेप है वो हमें ट्रीज़ प्लांट करनी चाहिए। ट्रीज़ से, पेड़ से साफ़ हवा आएगी और हमारी सिटी जो है दोबारा फ्रेश और खूबसूरत हो जाएगी। रिया कहती है, बिल्कुल सही कह रहे हो, गवर्नमेंट को प्लांटेशन शुरू करना चाहिए ताकि स्कूल, मतलब कि जो ड्राइव्स इन स्कूल, कॉलेजेस, पार्क्स एंड एम्प्टी स्पेसेस। अमन कहता है कि इंडस्ट्रीज शुड ऑल्सो फॉलो, इंडस्ट्रीज़ को भी पोल्यूशन कंट्रोल रूल्स को फॉलो करना होगा। फैक्ट्रीज जो कि हार्मफुल केमिकल और स्मोक जो छोड़ती हैं उसे रेगुलरली चेक करना होगा। ये कहती है, बिल्कुल सही, हाँ, एंड उनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट फाइन भी होना चाहिए अगर कोई एनवायरमेंटल रूल्स को तोड़ता है। तो रूल्स तभी इफेक्टिव होते हैं जब उनको फॉलो जो है सीरियसली फॉलो किया जाता है। अमन कहता है, बिल्कुल, पीपल शुड स्टॉप बर्निंग वेस्ट, उनको ओपनली वेस्ट को बर्न करना छोड़ देना चाहिए। यहाँ से स्मोक होता है और पॉल्यूशन ज़्यादा जल्दी बढ़ता है। रिया कहती है, बिल्कुल सही, अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट को कुछ कैंपेन्स जो है निकालने चाहिए ताकि सिटीजन्स को अवेयरनेस रहे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में। अमन कहता है, बिल्कुल सही, एक और प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के बीच में, वो है सोशल मीडिया। रिया कहती है, सही कह रहे हो, मैं भी एग्री करती हूँ, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा पार्ट हो गया है स्टूडेंट की ज़िंदगी का। अमन कहता है कि इसके बेनिफिट्स भी हैं, स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, वीडियोज़ देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को क्विकली यूज़ कर सकते हैं। रिया कहती है, हाँ, लेकिन बहुत सारी सोशल मीडिया जो है हमारी स्टडीज़ पर बुरा असर डाल रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी फ़ोन को 5 मिनट के लिए खोलते हैं लेकिन घंटों चलाते रह जाते हैं। अमन कहता है, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली, ये जो दे लूज़, वो कंसंट्रेशन खो देते हैं और बुक्स पर प्रॉपर्ली फोकस नहीं कर पाते। रिया, और वो उनकी मेंटल हेल्थ पर भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क डालता है। स्टूडेंट्स जो है वो खुद को कंपेयर करते हैं दूसरों से और स्ट्रेस्ड और इनसिक्योर वो फील करते हैं। अमन, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जिनको एंशियस फील होता है क्योंकि उन्हें लाइक और कमेंट्स नहीं आ रहे और ऑनलाइन प्रेशर की वजह से। रिया कहती है, स्लीप बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है देर रात तक जगे रहते हैं अपनी फ़ोन पर स्क्रॉल करते करते। अमन कहता है, उन्हें टायर्ड फील होता है अगले दिन और वो अच्छे से पढ़ भी नहीं पाते। रिया कहती है, मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को सोशल मीडिया लिमिट्स के अंदर यूज़ करना चाहिए और ज़रूरत पड़े तभी यूज़ करना चाहिए। अमन कहता है कि यार पेरेंट्स और टीचर्स को ना स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहिए ताकि वो हेल्दी स्क्रीन हैबिट्स को फॉलो करें। रिया कहती है, सही कह रहे हो, बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
सोशल मीडिया यूज़फुल तभी होता है जब स्टूडेंट्स उसे वाइजली यूज़ करते हैं। अमन और पोल्यूशन भी कंट्रोल किया जा सकता है, गवर्नमेंट और सिटीजन्स हाथ में मिलकर काम करें। रिया कहती है बिल्कुल सही, छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है, छोटे छोटे रिस्पॉन्सिबल एक्शंस ही तो बड़े चेंज लाते हैं। अमन कहता है आई होप हमारी सिटी एक दिन साफ हो, सुंदर हो और स्टूडेंट्स जो है और भी ज़्यादा फोकस और स्ट्रेस फ्री हो। रिया कहती है आई होप सो टू, मुझे भी उम्मीद है। थैंक यू इस मीनिंगफुल डिस्कशन के लिए। फिर वो कहता है थैंक यू रिया, इट वॉज रियली गुड टॉकिंग टू यू। तो ये लास्ट में आपने जो प्लीजेंट्रीज देखी है ना, ये ऐड करनी होती है। ठीक है, मूविंग ऑन। नेक्स्ट इज, अब हमें एक नोटिस लिखना है। राइट अ नोटिस फॉर योर कॉलेज नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स अबाउट अ प्लेसमेंट ड्राइव एंड मेंशन द कंपनीज विजिटिंग टू रिक्रूट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को जॉब देने के लिए कुछ कंपनीज आ रही हैं, उनके लिए जो है एक प्लेसमेंट ड्राइव लिखा गया है। तो प्लेसमेंट ड्राइव के बारे में आपने कुछ उनको इन्फॉर्मेशन देना है। राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स अबाउट द इंटर कॉलेज कल्चरल फेस्ट एंड रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। तो भाई सबसे पहले तो अपने कॉलेज का नाम लिखना है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, नोटिस एंड डेट एंड टॉपिक क्या रहेगा। एक तो प्लेसमेंट ड्राइव है और एक इंटर कॉलेज कल्चरल फेस्ट है। दिस इज़ टू इन्फॉर्म। अब देखो यहाँ पे ना आप ऑफिशियल एक लेटर लिखोगे, ठीक है, लेटर नहीं कहेंगे बट आप ऑफिशियली लिखोगे कि दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज दैट एन इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट ड्राइव होने वाली है और एक इंटर कॉलेज कल्चरल फेस्ट होने वाला है नेक्स्ट वीक कॉलेज के अंदर। सभी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स को अगर पार्टिसिपेट करना है तो इस अपॉर्चुनिटी का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेसमेंट सेल ऑफ कॉलेज इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ प्लेसमेंट ड्राइव फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। सेवरल वेल नोन कंपनीज जो है TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL, डिलेट, ये सब कंपनीज जो है रिक्रूटमेंट के लिए आ रही है। ये कंपनी जो है ऑफर करेंगी जॉब्स को डिफरेंट फील्ड्स में, इंक्लूडिंग मैनेजमेंट, फाइनेंस, कस्टमर सर्विस, टेक्निकल सपोर्ट। प्लेसमेंट ड्राइव जो है 10 जून को होगी 10 बजे से लेकर सेमिनार हॉल में। स्टूडेंट्स जो आना चाहते हैं इंटरव्यू के लिए उनको अपना अपडेटेड रेज्यूमे, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, कॉलेज ID कार्ड एंड कॉपीज़ ऑफ देयर मार्कशीट लाना है। स्टूडेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि वो एक फॉर्मल ड्रेस पहने और टाइम पर आए। एट द सेम टाइम कल्चरल कमेटी जो है एक इंटर कॉलेज कल्चरल फेस्ट संस्कृति 2026 को ऑर्गेनाइज कर रही है 12 जून को कॉलेज ऑडिटोरियम में। स्टूडेंट्स अलग अलग कॉलेज से आएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करेंगे। स्टूडेंट में ये जो फेस्ट है इसके अंदर सिंगिंग, डांसिंग, ड्रामा, पोइट्री, डिबेट, पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन, ये सब होगा। इट विल प्रोवाइड स्टूडेंट्स अ वंडरफुल चांस टू शो देयर टैलेंट। ठीक है, बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर कॉलेज। स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक पार्ट इन द प्लेसमेंट ड्राइव और जो कल्चरल फेस्ट में आना चाहते हैं उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके कॉलेज ऑफिस में वर्किंग आवर्स में सबमिट कराना है। रजिस्ट्रेशन जो वो अवेलेबल होंगे प्लेसमेंट सेल में और कल्चरल कमेटी में। लास्ट डेट रहेगी 7 जून। सभी स्टूडेंट को रिक्वेस्ट किया जाता है कि टू पार्टिसिपेट इन द एंथुजियाज्म, सभी पार्टिसिपेट करें और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। ठीक है, फिर सिग्नेचर ये नाम लिखना है और स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव ABC कॉलेज। देखो आपने देखा होगा कि ये जो हमने अभी नोटिस लिखा है ये छोटा है, ठीक है। अभी मैंने कुछ बच्चों को देखा है कि 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, हालांकि हम ये 20 नंबर का आएगा नहीं, मान लो 10 नंबर का आएगा। 10 नंबर में भी 3-4 पेज लिख के आते हैं कुछ बच्चे लिटरली। देखो आपका जो नोटिस राइटिंग हो गया, डायरी एंट्री हो गया, ये सब आपको बड़े बड़े नहीं लिखने होते हैं। ये मैक्स टू मैक्स 2 पेज, और ऐसे वाला जो खड़े वाले नहीं, 1 पेज ये और 1 पेज ये, इतने के ही होता है। ये ज़्यादा बड़े नहीं लिखना, ये मोर देन इनफ है। 1.5 पेज वैसे तो होता है, लेकिन मैं कहती हूँ आप भाई 2 लिख लो, ठीक है। यहाँ पर आपका कंटेंट मैटर करता है और आपकी रिप्रेजेंट करने की लैंग्वेज मैटर करती है कि आप किस लैंग्वेज में लिख रहे हो। अब अगर आप भी मान लो अपने कॉलेज की तरफ से लिख रहे हो तो आप किस फॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहे हो, आपके वर्ड्स क्या हैं, आपका बात को बताने का तरीका क्या है, ये मैटर करता है। इससे आपको मार्क्स मिलते हैं। लंबा लिखने से आंसर नहीं मिलेगा, लंबा लिखने से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ भूल जाना और अच्छे से अपनी आंसर राइटिंग पे आपने फोकस करना है, ठीक है। अब हमने फिर से एक पैराग्राफ लिखना है ऑन हाउ यूजर्स कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम फिशिंग एंड ऑनलाइन स्कैम्स, ठीक है। तो स्टेइंग सेफ फ्रॉम फिशिंग, ऑनलाइन स्कैम, सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन पेमेंट्स ऐप। आज की मॉडर्न दुनिया में इंटरनेट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया हमारी ज़िंदगी का। स्टूडेंट और जो दूसरे यूज़र्स हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, इस ऑनलाइन पेमेंट्स का, ईमेल्स का और वेबसाइट का डेली इस्तेमाल करते हैं। ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इन्हें ये स्टडीज़, कम्युनिकेशन, शॉपिंग और मनी ट्रांसफ़र के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। समय बचाते हैं, काम आसान करते हैं। हाउएवर अलोंग विद दीज बेनिफिट्स, देखो साथ में लिंकिंग वर्ब आया ना, कितना इसने सेंटेंस को कितना ज़्यादा और भी ज़्यादा मीनिंगफुल बना दिया और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना दिया।
ये जो बेनिफिट्स हैं ये ऑनलाइन डेंजर से जो है बेनिफिट के साथ साथ ऑनलाइन डेंजर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग जो है फिशिंग का विक्टिम बन चुके हैं, फेक मैसेजेस, फ्रॉड कॉल्स, ऑनलाइन स्कैम। स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हैं सोशल मीडिया पर और अननोइंगली अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर कर देते हैं। इसकी वजह से ऑनलाइन सेफ्टी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सबके लिए इंपॉर्टेंट हो गई है। फिशिंग एक सबसे कॉमन ऑनलाइन स्कैम है, ठीक है। आज फिशिंग स्कैमर्स चीट करते हैं लोगों को सिर्फ फेक ईमेल से ही नहीं बल्कि मैसेजर और लिंक से भी। ये जो मैसेज है ये ज़्यादातर रियल लगते हैं। ये क्लेम करते हैं कि बैंक, शॉपिंग वेबसाइट, पेमेंट ऐप से होने का, बट एक्चुअल में वो स्कैम होते हैं। ये यूज़र से कहते हैं कि वो लिंक पर क्लिक करें, प्राइवेट डिटेल शेयर करें, और बहुत सारे लोग इन पर विश्वास करके दे देते हैं और यहीं से आप जो है विक्टिम बन जाते हैं। सेफ़ रहने के लिए यूज़र्स को अवॉइड करना चाहिए कि वो किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें और कभी भी किसी भी सस्पिशियस अटैचमेंट में अपनी डॉक्यूमेंट्स ना दें। अगर एक ऐसा कोई मैसेज आता है जहाँ से आपको फियर और प्रेशर आ रहा है तो आपको केयरफुली चेक करना होगा कोई भी एक्शन लेने से पहले। हमेशा अलर्ट पे रहना है, ठीक है, एंड प्रोटेक्ट यूज़र्स फ्रॉम ऑनलाइन स्कैम, ठीक है। स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना होगा सोशल मीडिया यूज़ करते समय, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है पोस्ट, लोकेशन, फ़ोन नंबर ये सब डाल देते हैं ऑनलाइन, पर्सनल डिटेल्स, बिना सेफ्टी के बारे में सोचे, और ये इन्फॉर्मेशन स्ट्रेंजर्स इसका बुरा उपयोग भी कर सकते हैं फेक अकाउंट्स बनाने के लिए। तो बेहतर रहेगा अगर आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट को प्राइवेट रखें और सिर्फ उन्हीं लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर करें जिन पर आप भरोसा करते हैं। फ्रेंड रिक्वेस्ट को अलाउ करना अननोन लोगों से, उसे भी अवॉइड करना चाहिए। ऑनलाइन फ्रेंडशिप जो है वो केयरफुली हैंडल करनी चाहिए क्योंकि हर कोई इंटरनेट पर सच्चा नहीं होता है। प्राइवेसी सेटिंग का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑनलाइन पेमेंट ऐप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। उनका डेली हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, पैसे भेजने पड़ते हैं। यूज़र्स को हमेशा चेक करना चाहिए अकाउंट नेम, UPI ID, फ़ोन नंबर्स प्रॉपर्ली। एक छोटी सी मिस्टेक भी आपका पैसा जो है गलत इंसान के पास पहुंचा सकती है। लोगों को हमेशा अननोन QR कोड नहीं स्कैन करना चाहिए क्योंकि वहाँ से फेक पेमेंट भी ट्रांसफ़र हो सकती है और आपके पास फेक स्क्रीनशॉट आ सकता है, ठीक है। OTP, ATM पिन्स, बैंक पासवर्ड्स जो है इनको कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। अगर इवन इफ़ आपको कोई भी ये जो बैंक से कस्टमर केयर से कॉल करने का दावा करता है, ठीक है, तो आपको खुद चेक करने से पहले उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। पासवर्ड्स भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीक पासवर्ड जो है आसानी से गेस किए जा सकते हैं जिससे बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो यूज़र्स को जो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है रखना चाहिए, लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स को यूज़ करके। अलग अलग अकाउंट से अगर आप अलग अलग पासवर्ड रखेंगे तो एक वो बेटर प्रोटेक्शन रहता है। सिक्योरिटी फीचर जैसे 2-factor ऑथेंटिफिकेशन एंड आर ऑल्सो हेल्पफुल बिकॉज दे एड एक्स्ट्रा सेफ्टी। अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी आपको नोटिस होती है तो आपको इमीडिएटली रिपोर्ट करना है, ऐसे फेक अकाउंट को ब्लॉक करना है और बैंक या फिर साइबर क्राइम में आपको कंप्लेन दर्ज करानी है। इन कंक्लूजन, इंटरनेट जो है उन्होंने ज़िंदगी आसान और जल्दी तो बना दी है लेकिन बहुत सारे रिस्क भी आते हैं। फिशिंग स्कैम्स, अनसेफ सोशल मीडिया अकाउंट्स, ठीक है, ये और पेमेंट फ्रॉड, ये जो है कुछ कॉमन फ्रॉड है आजकल में। स्टूडेंट्स और दूसरे यूज़र्स को अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा, अलर्ट रह के, सस्पिशियस लिंक्स को अवॉइड करके एंड कीप पर्सनल डिटेल्स प्राइवेट, यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स एंड चेकिंग पेमेंट डिटेल्स केयरफुली। रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन बिहेवियर एंड अवेयरनेस आर द बेस्ट वेज टू स्टे सेफ इन द डिजिटल वर्ल्ड एंड एंजॉय बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी विदाउट फियर। Read the passage given below and identify 10 mistakes and rewrite the passage with corrections. Wow, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। Read the following paragraph carefully and correct the grammatical and spelling errors. चलो भाई, ये थोड़ा कुछ नया लगता है, पढ़ते हैं। इनकरेक्ट है, she go to college every day। भाई साहब कितना आसान है, she goes to the college, she goes to college every day, ठीक है। तो go की जगह goes आएगा। The student was waiting outside. The students, देखो प्लूरल है तो साथ में वर आएगा, ठीक है। प्लूरल से ही तो लिंकिंग वर्ब करोगे आप, तो प्लूरल की जगह वर आएगा। ओके, देखो आपके लिए कितना आसान किया गया है। ही के साथ डी डज लगता है, वी के साथ हैव आता है, हैज़ नहीं, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान है, मुझे नहीं लगता एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। He does not know the answer. He does, अच्छा, he do not know the answer. Do not know the answer, ये नहीं आएगा, यहाँ पे he do की जगह does आएगा, ठीक है। We have completed the project.
वी हैव, वी हैज़ नहीं, वी हैव आएगा। देखो प्लूरल है तो प्लूरल है तो आपका जो लिंकिंग वर्ब है वो हमेशा प्लूरल ही रहेगा, ठीक है। देयर इज़, अब देखो वही गलती, इज़ की जगह आर आएगा, ठीक है, प्लूरल है। माई ब्रदर एंड सिस्टर इज स्टडिंग, माई ब्रदर एंड सिस्टर आर स्टडिंग। शी डिड नॉट वेंट टू द मार्केट, शी डिड नॉट गो टू द मार्केट, गो वेंट गोन सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। लेकिन सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है प्रेजेंट के लिए नहीं यूज़ होती। शी डिड नॉट वेंट टू द मार्केट नहीं, शी डिडंट गो टू द मार्केट आएगा, क्योंकि प्रेजेंट के लिए यूज़ हो रहा है। दे लिव्स इन दिल्ली, दे लिव इन दिल्ली आएगा, ठीक है। आई एम एग्री विद योर ओपिनियन, आई एग्री विद योर ओपिनियन, एम नहीं आएगा। द वेदर आर वेरी प्लेजेंट टुडे, द वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट टुडे। ये तो बहुत आसान है, आसानी से तुम्हें नंबर मिल रहे हैं। Critically assess the Joseph McQuan's depiction of caste, class, gender in The Stepchild. Joseph McQuan's narrative emphasis on male physical strength and female sexual purity risks pushing the stepchild into the same symbolic order that it tries to critique. चलिए भाई, अब पहली बार कोई आया है, चलो पढ़ते हैं। चलो भाई, सबसे पहले हम इसकी समरी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले कुछ देखो, इसका जो मेन टाइटल है वो है आंग्लिस्ट, आंग्लियात, आंग्लियात, अंगालियात, अंगालियात, अंगालियात को कहते हैं स्टेप चाइल्ड, ठीक है। मेन कैरेक्टर्स है तीहा, ठीक है, एक सेंट्रल प्रोटोगोनिस्ट है जो कि हार्ड वर्किंग करेजियस है, और उसे यंग वंकर वीवर भी कहते हैं, VANKARWEAVER, वंकर वीवर। अकेला रहता है अपनी पेरेंट्स को खो देने के बाद, और अपनी जो है मतलब जीता है वीविंग करके, यानी कि वो ऊन से वो बनाते नहीं है चीज़ें, वीविंग करके वो अपना गुजर बसर करता है, ठीक है। वो ह्यूमिलिएशन को नहीं एक्सेप्ट करता है। अब वलजी है, वलजी तीहा का बहुत ही जिगरी दोस्त है, उनकी जो फ्रेंडशिप है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और वो एक दूसरे पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करते हैं। मेथी है, मेथी एक यंग वुमेन है जिसकी लाइफ जो है क्लोजली कनेक्टेड है तीहा से। वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र करती है सोशल कस्टम्स, पेट्रियार्की और कास्ट ऑपरेशन की वजह से। उसकी जो स्टोरी है वो एक इम्पॉर्टेंट इमोशनल स्ट्रैंड लेके आती है नोवेल के अंदर। कांकू एक और सिग्निफिकेंट फीमेल कैरेक्टर है जो कि सफरिंग, डिग्निटी और रिजिलियंस दिखाती है दलित वुमेन की, ठीक है। एक है भवांका, एक एल्डर वंकर कम्युनिटी है, ठीक है, एक एल्डर है वहाँ की और आदमी है, और वी ऑफन प्रोवाइड्स, वो विजडम देता है, गाइडेंस देता है, ओल्डर जनरेशन एक्सपीरियंसेस को बताता है, ठीक है। तो नोवेल जो है वो वांकर सेटलमेंट से शुरू होती है। विलेजर्स जो है वीविंग पर, सर्वाइवल के लिए उनके जो भी प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं उन पर डिपेंड करते हैं। उनकी जो ज़िंदगी है वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप और सोशल डिस्क्रिमिनेशन पर बेस्ड है। तीहा जो है उसे डिसिप्लिन और हार्ड वर्किंग दिखाया गया है। रोज़ सुबह वो अपने लूम पर काम करता है। दो इकोनॉमिकली बाकी सबसे वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, वो फिर भी सोशली मार्जिनलाइज रहता है अपनी कास्ट की वजह से। उसकी जो फ्रेंडशिप है वालजी से वो एक इमोशनल फाउंडेशन बनाती है स्टोरी का। वोंकर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपर क्लास पटेल्स को जो है ज़्यादा उनकी बातें मानेंगे, ओबीडियंट रहेंगे, और कोई भी ऐसा अटेम्प्ट होता है डिग्निटी पर तो उसे रेबिलियन देखा जाता है, ठीक है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि जो कास्ट है वो ज़िंदगी की हर एस्पेक्ट में कैसे आती है। एम्प्लॉयमेंट हो तो कास्ट देखते हैं, मैरिज कास्ट, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन हो तो पहले कास्ट पूछते हैं, विलेज पॉलिटिक्स है तो कास्ट, और पर्सनल डिग्निटी है तो कास्ट। पटेल्स इन्जॉय को बहुत ज़्यादा, पावर को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, और प्रिविलेज को, और जो वंकर्स हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ह्यूमिलिएशन बेइज्जती को सहन करते रहे। नोवेल जो है रिपीटेडली दिखाती है कि छोटे छोटे जो एक्ट्स हैं डिस्क्रिमिनेशन के, कैसे वो दलित लोगों की ज़िंदगी पर कितना बड़ा असर डालते हैं। तीहा जो है वो क्वेश्चन करने लगता है कि क्यों लोग इस डर में जीते हैं। तीहा और मेथी, एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है नोवेल का वो है मेथी से रिलेटेड। मेथी जो है वो सफरिंग जो है एक्सपीरियंस करती है सोशल कस्टम्स और पेट्रियार्कल ट्रेडिशंस की वजह से। उसकी जो ज़िंदगी है वो एक्सप्लॉइटेशन, इनसिक्योरिटी और इमोशनल पेन से भरी है। पूरी स्टोरी के अंदर मैकवान जो है वो दिखाता है कि दलित वुमेन बहुत ज़्यादा सफ़र करती है कास्ट ऑपरेशन और जेंडर ऑपरेशन की वजह से। तीहा जो है उसके मन में मेथी के लिए फीलिंग्स है, वो उससे प्यार करता है। उनकी जो रिलेशनशिप है वो ह्यूमन डिग्निटी और इमोशनल फुलफिलमेंट इन हॉस्टाइल सोसाइटी दिखाता है। हाउएवर जो खुशी है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, खुश रहना मुश्किल है गाँव के कस्टम्स की वजह से, रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से, कास्ट बाउंड्रीज और सोशल प्रेशर की वजह से। कॉन्फ्लिक्ट विद द पटेल्स, सेंट्रल टेंशन आ जाता है नोवेल के अंदर जब वांकर्स और पटेल्स के बीच में लड़ाई हो जाती है। पटेल्स जो है वो वांकर्स को सोशली इन्फीरियर ट्रीट करते हैं और उनसे अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस डिमांड करते हैं कि हम तुमसे कुछ भी करवाएं, तुमने सवाल ही नहीं पूछना है। तीहा मना कर देता है कि मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात,
उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसे डेंजरस माना गया है अपर कास्ट में। छोटे छोटे जो डिसएग्रीमेंट्स हैं वो ग्रेजुअली बड़े कॉन्फ्लिक्ट बन जाते हैं। नोवेल दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे असर्शंस जो दलित लोग अपने लिए डिग्निटी के लिए बचा के रखते थे उसे एक्ट ऑफ रिबेलियन पटेल्स मानते थे। जो तीहा और वाजी की फ्रेंडशिप है वो नोवेल का एक स्ट्रॉन्गेस्ट थीम है। वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, पैसे में दिक्कत आए तो सपोर्ट करते हैं, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, पर्सनल क्राइसिस एंड कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट्स। उनका जो रिलेशनशिप है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है सॉलिडारिटी विद ओप्रेस्ड कम्युनिटी। मैकवान प्रेजेंट्स फ्रेंडशिप एज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ अगेंस्ट द जस्टिस। वायलेंस एंड रिटेलिएशन, जैसे जैसे टेंशन बढ़ती है वायलेंस और भी ज़्यादा अनअवॉइडेबल हो जाता है। अपर क्लास ग्रुप्स जो है वो इंटिमिडेशन और फोर्स का इस्तेमाल करते हैं डोमिनेंस रखने के लिए, और जो वांकर्स हैं उनको कलेक्टिवली पनिश किया जाता है फॉर द एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स। ये जो कम्युनिटी है काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड ह्यूमिलिएशन और अटैक्स को सहन करती है। तीहा का जो रेजिस्टेंस है वो उसे एक टारगेट बना देता है, और उसका जो करेज है वो दूसरों को इंस्पायर करता है। लेकिन अब वो दूसरों को करेज ला रहा है, सबको करेजमेंट तो दे रहा है, लेकिन उसकी खुद की ज़िंदगी खतरे में है। नोवेल एक ट्रेजेडी पर आ जाती है। मैकवान जो है वो दिखाता है कि कैसे सोशल सिस्टम कास्ट इनइक्वालिटी पर बेसिस है और वो कैसे लोगों की ज़िंदगी तबाह कर रहा है। प्यार, दोस्ती, हार्डवर्क सब काफ़ी नहीं है एंट्रेंच प्रिजुडिस को हटाने के लिए, कास्ट ऑपरेशन को हटाने के लिए। दलित और डोमिनेंट कास्ट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो लड़ाई है, वो आज भी एक बहुत बड़ा पेनफुल क्लाइमैक्स है। बहुत सारे कैरेक्टर्स जो उनको सफरिंग, लॉस, डिसअपॉइंटमेंट देखना पड़ता है। हीरोइज्म जो है उसे पनिशमेंट से अवॉइड किया जाता है। नोवेल जो है कोई भी हैप्पी एंडिंग नहीं दिखाती, इंस्टेड ये एक रियलिस्टिक पिक्चर दिखाती है ऑपरेशन और रेजिस्टेंस का। इंडिविजुअल्स को सफ़र करना पड़ता है, स्पिरिट भी उनकी काफ़ी ज़्यादा तोड़ दी जाती है। तीहा और जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं वो एक नई जनरेशन को जो है सिम्बोलाइज कर रहे हैं, दलित लोगों की, जो कि ह्यूमिलिएशन को साइलेंटली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनके जो स्ट्रगल है ये एक बहुत बड़ा सीड प्लांट करता है उनके सोशल चेंज में। जो टाइटल है स्टेप चाइल्ड, ये सजेस्ट करता है कि जो दलित्स हैं उनको अनवांटेड मेंबर ऑफ सोसाइटी की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और जो नोवेल है वो मार्जिनलाइज्ड पीपल इन द सोसाइटी के ट्रू मॉरल सेंटर को दिखाते हैं। तो ये इसका समरी था। चलो भाई अब बढ़ते हैं। Joseph McGowan's The Stepchild is an important literary work that presents the harsh realities of village life in India. गांव के अंदर लोगों की ज़िंदगी कैसी होती है ये इसको दिखाता है। सिंपल बट पावरफुल स्टोरी टेलिंग की मदद से मैकवान जो है हाईलाइट करते हैं सोशल इश्यूज जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, क्लास इनइक्वालिटी, जेंडर ऑपरेशन। ये जो नोवेल है दिखाता है कि कैसे लोअर क्लास के लोग जो हैं वो पेन, ह्यूमिलिएशन, इनजस्टिस को डेली लाइफ में फेस करते हैं। एट द सेम टाइम वो सवाल भी उठाता है ट्रेडिशनल आइडियाज़ को लेकर कनेक्टेड विद मैन एंड वुमेन। मैकवान जो है वो सिर्फ सोसाइटी को ही नहीं बल्कि क्रिटिकली एक्सपोज करता है अनफेयर सिस्टम को। देयरफॉर जो स्टेप चाइल्ड है वो एक स्ट्रॉन्ग सोशल कमेंट्री है कास्ट, क्लास और जेंडर रिलेशंस पर। मेन बॉडी पर चलते हैं। डिपिक्शन ऑफ क्लास डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल हिरार्की एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थीम है स्टेप चाइल्ड का, वो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। मैकवान जो है वो क्लियरली दिखाता है कि कैसे कास्ट जो है सोशल रिलेशनशिप्स को कंट्रोल करती है एंड क्रिएट्स डिवीजन इन विलेज लाइफ। लोअर कास्ट कम्युनिटीज़ को ट्रीट किया जाता है डिसरिस्पेक्ट से और उन्हें इक्वल डिग्निटी डिनाई किया जाता है। देयर आइडेंटिटी इज़ डिसाइडेड नॉट बाई देयर ह्यूमैनिटी, इंसानियत पर उनकी आइडेंटिटी नहीं होगी बल्कि उनकी कास्ट पर होगी। ये जो है दिस क्रिएट्स पेन एंड ह्यूमिलिएशन इन डेली लाइफ। इन एक्सपीरियंसेस से मैकवान जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं डीपली रूटेड कास्ट सिस्टम को और दिखाते हैं कि कैसे अनफेयर और क्रूअल है, ठीक है। वो प्रेजेंट करते हैं कास्ट को सिर्फ एक पर्सनल इशू ही नहीं बल्कि एक सोशल स्ट्रक्चर दैट लिमिट्स फ्रीडम एंड इक्वालिटी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लास एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, मैकवान जो है वो कनेक्ट करते हैं कास्ट को क्लास के साथ और इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ। लोअर कास्ट के लोगों को ऑफन गरीब और डिपेंडेंट दिखाया जाता है अपर क्लास ग्रुप्स पर काम और सर्वाइवल के लिए, और इसकी वजह से इकोनॉमिक वीकनेस आती है क्योंकि दे आर अनेबल टू चैलेंज इनजस्टिस ओपनली। पॉवर्टी एक और बर्डन बन जाता है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर, ठीक है। नोवेल दिखाती है कि कैसे वेल्दी और सोशली पावर लोग जो हैं वो वेल्थ और सोशल पावर जो है वो कैसे कुछ ही लोगों के हाथ में होती है और बाकी लोग स्ट्रगल करते हैं बेसिक रिस्पेक्ट और सिक्योरिटी के लिए। इस रियलिटी को प्रेजेंट कर मैकवान जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि कास्ट और क्लास एक साथ मिलके जो है एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन खड़ा करती है। एम्फेसिस ऑन मेल फिजिकल स्ट्रेंथ, नोवेल जो है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है मेल स्ट्रेंथ और ब्रेवरी को। मैन जो है उनको ज़्यादातर फिजिकली पावरफुल और कैपेबल दिखाया गया है जो कि फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं, कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। ये विलेज की सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है जहाँ पर मैस्कुलिनिटी को पावर और कंट्रोल से
जो है रिप्रेजेंट किया गया है। एट टाइम्स ये जो इमेज है ये दिखाती है कि कैसे सोशल प्रेशर आदमियों को शेप करता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, लेकिन ये एक लिमिटेशन देता है क्योंकि मैन को सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए ही देखा जाता है। इमोशनल स्ट्रगल, वल्नरेबिलिटी एक लेस विजिबल हो जाती है, और इसी की वजह से रीडर्स को फील होता है कि नोवेल जो है रिपीट्स ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस अबाउट मैस्कुलिनिटी इवन वाइल क्रिटिसाइजिंग सोशल इनइक्वालिटी। Idea of female purity and women's position. Women in Stepchild are often judged through the ideas of honor, purity and social reputation. ये आज भी होता है, उनकी जो डिग्नी है उसको डिग्निटी को कनेक्ट किया जाता है फैमिली रिस्पेक्ट, सोशल प्ले, सोसाइटी प्लेसेस रिस्ट्रिक्ट्स एक्सपेक्टेशंस ऑन देयर बिहेवियर। ये क्लियरली दिखाता है जेंडर इनइक्वालिटी को, बिकॉज वुमेन कैरी मोर प्रेशर एंड हैव लेस फ्रीडम देन मैन। मैकवन दिखाते हैं कि उनकी जो सफरिंग है वो कितनी ज़्यादा सिंपैथेटिक और सीरियस है। एट द सेम टाइम ये जो रिपीटेड फोकस है प्योरिटी पर, इसे कनेक्ट किया जाता है ट्रेडिशनल वैल्यू से दैट द नोवेल क्वेश्चंस। सो नोवेल बोथ एक्सपोजेज वुमेन्स ऑपरेशन, ऑल्सो रिफ्लेक्ट social beliefs of the world it describes. Social criticism and literary significance. Even with these tensions, इन tensions के बावजूद मैकवान जो है ओवरऑल प्रपोज करते हैं पर्पस इज़ क्रिटिकल एंड पावरफुल। वो वॉइस देते हैं उन कम्युनिटीज़ को जिनको मेन स्ट्रीम लिटरेचर के अंदर इग्नोर किया जाता है। उनका कैरेक्टर जो है रियल है क्योंकि वो एवरीडे इनजस्टिस से सफ़र कर रहे हैं। द नोवेल प्रेजेंट्स विलेज सोसाइटी ऑनेस्टी एंड फोर्सेज रीडर्स टू थिंक अबाउट इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। While some traditional gender ideas remain रिविजिबल होते हैं, मैकवान जो है वो मेनली उनका इस्तेमाल करते हैं ये दिखाने के लिए कि कैसे सोसाइटी लोगों की ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहा है। ये जो है यहाँ से स्टेपचाइल्ड जो है एक इम्पॉर्टेंट वर्क हो जाता है सोशल रियलिज्म का, और एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म हो जाता है कास्ट, क्लास और जेंडर ऑपरेशन का। टू कंक्लूड, जोसेफ मैकवान की जो स्टेपचाइल्ड है ये एक रियलिस्टिक एंड मीनिंगफुल पिक्चर देती है इंडियन विलेज सोसाइटी का। नोवेल क्रिटिसाइज करती है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, क्लास इनइक्वालिटी और सफरिंग फेस्ड बाय वुमेन को। एट द सेम टाइम ये फोकस करती है मेल स्ट्रेंथ, फीमेल प्योरिटी, क्रिएट्स एन इंपॉर्टेंट डिबेट बिकॉज दीज आइडियाज समटाइम्स अपीयर क्लोज टू द सेम ट्रेडिशंस बीइंग क्वेश्चन। ये उन्हीं, देखो जिन चीज़ों को ये अपोज कर रहे हैं ना, उन्हीं चीज़ों के बारे में लिख रहे हैं। जैसे वो अपोज कर रहे हैं कि भाई तुम्हें जेंडर इनइक्वालिटी नहीं करना चाहिए, कास्ट सिस्टम हटाओ, और फिर साथ को वो वुमेन को रिलेट कर रहे हैं फीमेल प्योरिटी से और मैन को मैस्कुलिनिटी से। भाई वो जो रीडर है वो कहना चाहते हैं कि यार देखो तुम चीज़ों को ना जेंडरीफाई मत करो कि इमोशनल है तो विमेन ही होगी, क्या पता आदमी भी तो इमोशनल हो सकता है, उसके मन में क्या, उसको क्या दुख नहीं होता क्या, उसको क्या रोना नहीं आता क्या, ठीक है। तो वही चीज़ें वो कह रहा है। इवन देन मैकवान का जो मेन अचीवमेंट है वो एक्सपोज करता है इनजस्टिस को विद ऑनेस्टी एंड गिव्स इंपॉर्टेंट वॉइसेस फ्रॉम द मार्जिन। दैट इज़ वाई द स्टेपचाइल्ड जो है एक पावरफुल और सोशली रेलिवेंट लिटरेरी वर्क है। A creative engagement with the past, especially myths, is an important aspect of modern Indian literature. Discuss with suitable examples from your syllabus. चलिए जी, modern Indian literature engages in a critique of dominant socio-cultural, political and economic relations. Discuss with reference to any two texts in your courses. चलिए जी, modern Indian literature जो है वो deeply connected है पास्ट और प्रेजेंट से। राइटर्स जो है वो ऑफन रिटर्न टू मिथ्स, लेजेंड्स एंड ट्रेडिशनल स्टोरीज, बट दे डू नॉट सिंपली रिपीट देम। उनको रिपीट नहीं करते हैं, वो उन्हें नया मीनिंग देते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सोशल रियलिटीज़। एट द सेम टाइम मॉडर्न इंडियन लिटरेचर जो है वो भी ऑल्सो क्वेश्चंस अनइक्वल सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। इट स्पीक्स अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, पेट्रियार्की, पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉइटेशन. Through this connection between past and present, writer makes literature meaningful and relevant. This can be clearly seen in the texts like The Stepchild by the Joseph McVan and Draupadi by Mahashweta Devi, where the writers both revisit cultural traditions and strongly criticize society. मेन बॉडी पर आते हैं री इंटरप्रिटिंग मिथ्स एंड ट्रेडिशंस इन द मॉडर्न वे। एक इम्पॉर्टेंट फीचर मॉडर्न इंडियन लिटरेचर का है कि राइटर्स जो है वो क्रिएटिवली मिथ्स का और ट्रेडिशनल आइडियाज़ का इस्तेमाल करते हैं नए कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। वो पुरानी कल्चरल बिलीव्स को जो है कनेक्ट करते हैं आज की स्ट्रगल से। द्रौपदी के अंदर जो महाश्वेता देवी है वो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स जैसे द्रौपदी फ्रॉम महाभारत का यूज़ करती हैं, बट प्रेजेंट्स हर इन अ वेरी डिफरेंट वे। ये जो ट्रेडिशनल द्रौपदी है उसे रिमेंबर किया जाता है कि रॉयल वुमेन जिसे ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता है, वाइल जो देवी है वो द्रौपदी, जो देवी द्रौपदी है महाजन की, वो एक पुअर ट्राइबल वुमेन है जो कि स्टेट वायलेंस और ऑपरेशन का शिकार है। मॉडर्न ट्राइबल वुमेन को एक माइथोलॉजिकल फिगर से कंपेयर करने के बाद, कनेक्ट करने के बाद, राइटर एक बहुत ही पावरफुल
पॉलिटिकल मीनिंग देता है ओल्ड मिथ को। ये दिखाता है कि कैसे भारत जो है राइटर्स, जैसे जो भारत के राइटर्स हैं, डू नॉट लीव मिथ्स इन द पास्ट, वो मिथ को पास्ट में ही नहीं छोड़ते, उसे प्रेजेंट में लेकर आते हैं और उन्हें उनका इस्तेमाल करते हैं आज के इनजस्टिस और पावर का क्वेश्चन करने में। क्रिटिक ऑफ कास्ट एंड सोशल इनइक्वालिटी, मॉडर्न इंडियन लिटरेचर जो है वो भी स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज करता है कास्ट और सोशल डिस्क्रिमिनेशन को। जोसेफ मैकवान का जो स्टेप चाइल्ड है वो क्लियरली प्रेजेंट करता है हार्श रियलिटीज ऑफ कास्ट बेस्ड सोसाइटी। द स्टोरी शोज, दिखाता है हाउ लोअर कास्ट पीपल आर ट्रीटेड अनफेयरली एंड आर डिनाइड डिग्निटी। Their suffering becomes a symbol of large social structure where caste decides status and respect. मैकवान जो है वो क्लोज एक्सपीरियंस से लिखते हैं, प्रेजेंट्स विलेज लाइफ ऑनेस्टली थ्रू एवरीडे स्ट्रगल्स ऑफ द कैरेक्टर ही एक्सपोजेज सोशल इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस। जो टेक्स्ट है वो क्रिटिसिज्म बन जाता है ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम का, डिमांड्स इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन बीइंग। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कंसर्न इन द मॉडर्न इंडियन राइटिंग्स। क्रिटिक ऑफ पेट्रियार्की एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, एक और मेजर जो कंसर्न है मॉडर्न इंडियन लिटरेचर के अंदर वो है जेंडर इनइक्वालिटी। बहुत सारी टेक्स्ट के अंदर वुमेन को स्ट्रगल करना पड़ता है मेल डोमिनेंस में और सोशल रिस्ट्रिक्शन में। द्रौपदी के अंदर जो द्रौपदी है वो एक सिंबल बन जाती है रेजिस्टेंस का। वॉयलेंस सफ़र करने के बावजूद भी वो सरेंडर नहीं करती है और उसका ये जो करेजियस चैलेंज है, ये जो करेज है ये मेल अथॉरिटी को चैलेंज करता है। सिमिलरली जो स्टेप चाइल्ड है वो भी रिफ्लेक्ट करता है एक्सपेक्टेशंस को प्लेस्ड ऑन वुमेन एंड इम्पोर्टेंस गिवन टू द प्योरिटी, ओबीडियंस एंड सोशल कंट्रोल। वुमेन को जो है जज किया जाता है हार्शली, वुमेन को जितना हार्शली जज करते हैं उतना हार्शली मैन को जज नहीं करते हैं, ठीक है। थ्रू सच पोर्ट्रियल्स, ऐसे पोर्ट्रियल्स की मदद से मॉडर्न इंडियन लिटरेचर क्वेश्चंस पेट्रियार्की एंड डिमांड्स फ्रीडम एंड डिग्निटी फॉर वुमेन। इट प्रेजेंट्स वुमेन, वो वुमेन को सिर्फ एक वीक फिगर ही नहीं दिखाती बट एज वॉइस ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेस्ट। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, मॉडर्न इंडियन लिटरेचर जो है ऑल्सो हाईलाइट्स द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पुअर एंड मार्जिनलाइज पीपल। द्रौपदी के अंदर द स्टेट एंड मिलिट्री पावर रिप्रेजेंट्स पॉलिटिकल ऑपरेशन। ट्राइबल कम्युनिटीज सफर बिकॉज दे हैव लिटल पावर एंड नो प्रोटेक्शन। द स्टोरी बिकम्स अ क्रिटिसिज्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम दैट साइलेंसेस वीकर एंड कम्युनिटीज। स्टेप चाइल्ड के अंदर पॉवर्टी और इकोनॉमिक हार्डशिप जो है वो दिखाती है एवरीडे, उसे एवरीडे पार्ट ऑफ लाइफ दिखाया जाता है। गरीब लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है सर्वाइवल के लिए, उनको फाइनेंशियल और सोशल प्रेशर झेलना पड़ता है। राइटर जो है इस इकोनॉमिक सफरिंग को कनेक्ट करते हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से। यहाँ से जो टेक्स्ट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म बन जाता है अनइक्वल सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम का भारत में। लिटरेचर एज रेजिस्टेंस एंड सोशल अवेयरनेस, मॉडर्न इंडियन लिटरेचर सिर्फ दिक्कतें ही नहीं दिखाता बट ये अवेयरनेस और रेजिस्टेंस भी लेकर आता है। राइटर्स जो है वो रीडर्स को एनकरेज करते हैं सोसाइटी के बारे में क्रिटिकली सोचने के लिए। द्रौपदी और जो स्टेप चाइल्ड है गिव वॉइस टू पीपल हु आर एक्चुअली इग्नोर्ड, ट्राइबल कम्युनिटीज, लोअर कास्ट एंड वुमेन। उनकी जो सफरिंग और जो करेज है वो एक एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस बनता है और ये जो टेक्स्ट है make readers question accepted traditions and understand hidden injustice. This is why modern Indian literature remains important. It speaks for marginalized section of society के लिए बोलती है and pushes society toward equality and justice. टू कंक्लूड, मॉडर्न इंडियन लिटरेचर जो है क्रिएटिवली कनेक्ट करता है पास्ट को प्रेजेंट रियलिटी से और एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल अनइक्वल सोशल स्ट्रक्चर दिखाता है। मिथ्स और ट्रेडिशंस को री इंटरप्रेट किया जाता है, ठीक है, नए तरीके से। वाइल इश्यूज लाइक कास्ट, पेट्रियार्की, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन आर ओपनली क्वेश्चनड। टेक्स्ट जैसे कि द्रौपदी, द स्टेप चाइल्ड ये प्रूव करते हैं कि लिटरेचर क्रिएटिव ही नहीं बल्कि सोशली मीनिंगफुल भी हो सकती है। ये कल्चरल मेमोरी को प्रिजर्व करती है वाइल ऑल्सो चैलेंजिंग इनजस्टिस। देयरफॉर मॉडर्न इंडियन लिटरेचर जो है एक पावरफुल वॉइस है ट्रूथ का, रेजिस्टेंस का एंड सोशल चेंज का। तो स्टूडेंट्स ये आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं पर ख़त्म होते हैं। मुझे उम्मीद है आपने सब कुछ ध्यान से समझ लिया होगा और आपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर ली होगी। याद रखना हमारे लेक्चर्स फ्री हैं लेकिन वेल ऑर्गेनाइज नोट चाहिए तो आप 50 रुपीज़ में उन्हें परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज मैनी मोर वीडियोज़ आर कमिंग योर वे, ठीक है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम स्टूडेंट्स। स्टे focused, study smart and crush your exams. See you in the next video.